तो 2025 में भारत की इकोनॉमी आखिर जा कहाँ रही है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़े मौके लेकर आएंगे? आज की हमारी पड़ताल में हम भारत के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में गहराई से उतरेंगे और उन सेक्टर्स को पहचानेंगे जो सच में आसमान छूने के लिए तैयार हैं। दुनिया की अगली ग्रोथ स्टोरी कहाँ लिखी जाएगी? ये अरबों डॉलर का सवाल है। और मजे की बात यह है कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है भारत। देखिए, भारत आज एक बहुत ही दिलचस्प एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। ये बस कोई और डेवलपिंग कंट्री नहीं है। यहाँ पर सरकारी नीतियाँ, ग्लोबल कैपिटल और टेक्नोलॉजी, इन तीनों का एक ऐसा अनोखा संगम हो रहा है जो इसे एक ऐतिहासिक मौका दे रहा है। तो ये वो 3 पिलर्स हैं जो भारत की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की प्रोग्रेसिव नीतियां जो बिजनेस करना आसान बना रही हैं, दुनिया भर से आता पैसा जो भारत की ग्रोथ पर भरोसा दिखा रहा है, और वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो इंडस्ट्रीज की पूरी शक्ल बदल रहा है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी महान इकोनॉमी की जो नींव होती है ना, वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही टिकी होती है, और भारत इस पर जबरदस्त फोकस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत की ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी समझिए। और देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ की, विशाल हाईवेज की और मॉडर्न पोर्ट्स की। भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, तो वहीं सागरमाला पोर्ट्स को आधुनिक बना रहा है। मतलब इस सेक्टर में दशकों तक डिमांड बनी रहेगी। अब इस ग्रोथ का सीधा सीधा फायदा किसे मिल रहा है? जाहिर है, कुछ बड़ी कंपनियों को। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में L&T एक बहुत बड़ा नाम है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनाने में सबसे आगे है, और अडानी पोर्ट्स देश के पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह बदल रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े पिलर पर। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, और वो है ग्रीन ट्रांजिशन, यानी हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना। देखिए, भारत अपने क्लाइमेट गोल्स को लेकर काफी सीरियस है, और इसका सीधा मतलब है क्लीन एनर्जी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। सोलर और विंड पावर की कैपेसिटी तेजी से बढ़ रही है, और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग तो भविष्य की ऊर्जा के लिए सबसे जरूरी है। साथ ही सरकारी स्कीम्स और लोगों में बढ़ती जागरूकता की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सड़कों पर आम होती जा रही हैं। इस स्पेस में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे अदानी ग्रीन और टाटा पावर। वहीं एक्साइट इंडस्ट्रीज बैटरी बनाने में एक अहम रोल निभा रही है। अगर कोई सीधा एक कंपनी पर दांव नहीं लगाना चाहता, तो क्लीन एनर्जी म्यूचुअल फंड या ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि ये सेक्टर टेक्नोलॉजी और सरकारी नीतियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, डिजिटल इकोनॉमी। भारत में जो डिजिटल क्रांति चल रही है ना, वो सब कुछ बदल रही है। हमारे पेमेंट करने का तरीका, शॉपिंग करने का तरीका, यहां तक कि काम करने का तरीका भी। तो सवाल यह है कि इस क्रांति के पीछे की वजह क्या है? वजह कहीं हैं। करोड़ों ने इंटरनेट यूजर्स, UPI जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम की जबरदस्त कामयाबी, Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों का उभार, और अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग और AI जैसी नई टेक्नोलॉजीज भी बिजनेस करने का तरीका बदल रही हैं। तो अगर इस डिजिटल वेव का हिस्सा बनना है तो कई रास्ते हैं। इन्फोसिस और HCL जैसी बड़ी IT कंपनियों को देखा जा सकता है, या फिर एफिल इंडिया जैसी डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनियों पर फोकस किया जा सकता है, जो मोबाइल इकोनॉमी पर दांव लगा रही हैं। और अगर एक ब्रॉड इन्वेस्टमेंट चाहिए तो IT सेक्टर फंड्स एक सिंपल तरीका देते हैं। और अब हमारा आखिरी और चौथा पिलर, मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं है, ये भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सरकार की जो PLI स्कीम्स हैं, वो कंपनियों को पैसा दे रही हैं, इंसेंटिव दे रही हैं कि आइए भारत में बनाइए। इसका मकसद क्या है? ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से बचना और एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाना। और पता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत से एक्साइटिंग एरियाज हैं। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी है। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर डिजाइन में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। तो ठीक है, हमने ये 4 बड़े मेगा ट्रेंड्स तो समझ लिए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इन मौकों का फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी देखते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। पहला, किसी एक स्टॉक के पीछे भागने के बजाय पूरी थीम पर फोकस करें।
दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट को इन सभी हाई ग्रोथ सेक्टर्स में फैलाएं, मतलब डाइवर्सिफाई करें। तीसरा, अगर आप सीधे स्टॉक नहीं चुनना चाहते तो ETF या म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका है। और चौथा और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है। भारत की विकास गाथा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण में सामने आ रही है। असल में यही वो 4 ताकतवर इंजन हैं जो आने वाले सालों में भारत के भविष्य को चलाएंगे। तो इन सब का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी सी है। समझदारी से इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाएं और इन जबरदस्त मेगा ट्रेंड्स पर लंबी अवधि के लिए सवारी करें। भारत की ग्रोथ स्टोरी तो अभी बस शुरू हुई है। और जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन चारों मेगा ट्रेंड्स में से वो कौन सा एक ट्रेंड होगा जो अगले दशक को परिभाषित करेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।